तो देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसी का यहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि वो एनसीईआरटी में किस तरीके से आपको दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसका, हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स। ठीक है, हैलोएरिन्स किसको बोलते हैं? जब भी बेंजीन रिंग से हैलोजन अटैच हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलो एरीन बोलते हैं, या हैलो बेंजीन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, अगर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका जो नाम है वो है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग नाम देते हैं, दिस इज SNAR। ठीक है, या इसी को हम लोग नाम देते हैं SNAE। ठीक है, यहाँ पे SNAR का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और यहाँ पे जो SNAE का मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे एडिशन होगा और एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ें? इस चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किए हैं, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने डिस्कस किया था कि ये SN1 भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है? SN2 भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ और भी आप डिस्कस करेंगे तो ये SNI भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग एल्केन और हैलोएरिन्स में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स में, और वो भी हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हैलोएरिन की। तो देखिए, हमने जो SNAR पे जो वीडियो बनाया है, इसके पहले हमने एक लेक्चर वीडियो बनाया है, और उसमें हमने इसको पूरा कंप्लीट डिस्कस किया है कहाँ होगा। यहाँ पे हम एनसीईआरटी के व्यू से हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके ऊपर क्या होता है? तो उसके ऊपर ऑलरेडी क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, या उसके ऊपर लोन पेयर होता है। और जो आपका हैलोएरिन्स कंपाउंड होगा, तो ये आपका हैलोएरिन कंपाउंड्स होगा, तो इस बेंजीन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो ऐसे केस में अगर हम इस न्यूक्लियोफाइल को इसके ऊपर अटैक करके अगर इस हैलोजन को बाहर निकालना चाहें, ठीक है, तो ये बहुत इजी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है? और नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ऐसे केस में अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या करेंगे? कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स फील करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स के चलते ये बहुत ईजिली यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने चल रहे हैं कि जो आपका एराइल हैलाइड्स होता है, ठीक है, ये एराइल हैलाइड जो होता है ये एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है किसके? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और ये क्यों होता है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे आपको यहाँ पे 12 बोर्ड में, ठीक है,
भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। 12 बोर्ड एग्जाम्स में आपको इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आखिर रीजन बताओ, ठीक है, कि आखिर क्यों जो है आपका हेलो एरीन्स जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, और मतलब बहुत लेस शो करता है, या उसके न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स ये लेस रिएक्टिव होता है। इसका रीज़न आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए रीज़न क्या है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए आप फर्स्ट रीजन को अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। जैसे अगर आप हेलो एरीन की बात करें, जैसे हमने देखिए यहाँ पे क्या अटैच हुआ है, यहाँ पे Cl अटैच हुआ है बेंजीन से, तो Cl के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर जो होता है ये इधर की तरफ डोनेट किया जाता है, यानी इस तरीके का यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में आपको क्या डेवलप हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यानी इनका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ड्यू टू द कंजुगेशन, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर एंड पाई कंजुगेशन, और लोन पेयर पाई कंजुगेशन के चलते अब जो लोन पेयर है वो किधर की तरफ आ रहा है, वो लोन पेयर आपको बेंजीन रिंग की तरफ दिया जा रहा है। तो ऐसे होने से आप क्या देख रहे हैं कि इस क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया, और ये नेगेटिव चार्ज ऐसे आ गया, और फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, और इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है जी, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि अगर आपके पास CX बॉन्ड है, ठीक है, और आपके पास C डबल बॉन्ड X बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसको इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होने के चलते अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट के चलते जो होता है आपका एराइल हैलाइड जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए इसको हम लोग इसके समझते हैं कि आखिर क्या होता है। तो देखिए इन हेलो एरीन्स the electrons pair of halogen atom are in conjugation with pi electrons of ring, and the following resonating structures are possible, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो देखिए इससे क्या होता है कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है जी, क्रिएट होता है, यानी Cl bond acquires a partial double bond character, ठीक है। और इस पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर के चलते क्या होता है कि ये क्यों आखिर डेवलप होता है, तो ये ड्यू टू द रेजोनेंस डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, और दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के चलते यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, और जिसके चलते अब इस बॉन्ड को क्लीवेज करना, एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलो एरीन्स इज डिफिकल्ट, ठीक है, देन हेलो एल्केन्स। अगर आप हेलो एल्केन्स से बात करें, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको मानूँ कि ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पे ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो हेलो एल्केन्स से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि वाई हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको यही आंसर करना पड़ेगा। तो उसमें पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर हो गया हमारा क्या, रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट में आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका क्लोरीन है और जो आपका बेंजीन रिंग है, इसमें लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में कंजुगेशन है, और जिसके चलते यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है किसके किसके बीच में, क्लोरीन और कार्बन के बीच में। जबकि हेलो एल्केन्स में अगर हम देखेंगे
तो हैलो एल्केन्स में अगर आप देखिएगा तो हैलो एल्केन्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे केस में यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि यहाँ पे आपका पार्शियल डबल बॉन्ड होने के चलते ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, जबकि ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखिए, अब जो सेकंड कंडीशंस है कि डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। तो देखिए, अगर हम हैलो एरीन्स की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा हैलो एरीन्स है या हैलो क्लोरो बेंजीन है, और ये हमारे पास मान लीजिए आपके पास है CH3 और ये आपके पास Cl है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और ये हमारे पास क्या है, क्लोरो मीथेन, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालें तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आएगा sp2, और इस कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन निकालें तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। देखिए, अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, तो साइज जो होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज लार्ज होता है किसके, sp2 से। साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, याद रखिएगा, साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज पी कैरेक्टर के। तो अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो वैसे केस में आप बोलिए कि साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम C और X का जो बॉन्ड लेंथ अगर देखें, अगर C sp2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे अगर C और X के बीच में हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें, यहाँ C sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो देखिए, इसके पास और इसके पास तो सेम ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसका p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका भी p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो sp2 और p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, और यहाँ पे जो भी ओवरलैपिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, sp2 और p का ओवरलैपिंग हो रहा है, सॉरी sp3 और p का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आप क्या बोलेंगे कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है और हैलो एरीन्स यानी क्लोरोबेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा है। तो आप क्या जानते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। यानी जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसको ब्रेक करना आसान होगा, और जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो इसलिए यहाँ पे जब इनके पास न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है, तो वैसे केस में इस बॉन्ड को ब्रेक होने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जबकि इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम देना पड़ेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन होने से भी इनकी जो रिएक्टिविटी होती है किनकी, हैलो एल्केन्स की नहीं, हैलो एरीन्स की, वो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होता है, ठीक है। अब उसी चीज़ को यहाँ डेटा वाइज आपको बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि जो आपका CX बॉन्ड है, ठीक है, जो होता है, अगर आप देखें यहाँ पे तो किसमें, जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, तो वैसे केस में आप देखिएगा कि S कैरेक्टर भी आप मिला सकते हैं कि S कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। तो अगर S कैरेक्टर देखिएगा जहाँ पे भी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। ये भी बात हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज S कैरेक्टर से। तो इसके चलते अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्ड जो करने की टेंडेंसी होती है वो आपको मोर टाइटली रहेगा, किसमें, देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के इन हैलो एल्केन्स, ठीक है। तो इससे देखिए क्या होगा, इससे आपका क्या होता है कि अगर CCl बॉन्ड लेंथ की बात करें किस में, हैलो एल्केन्स में, तो हैलो एल्केन्स में इसका बॉन्ड लेंथ होता है 177 यानी 177 पिकोमीटर, जबकि हैलो एरीन्स में इसका बॉन्ड लेंथ होता है 169। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड शॉर्टर हुआ और ये बॉन्ड लॉन्गर हुआ, तो शॉर्टर बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी नहीं होता है, जबकि लॉन्गर बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का अलग अलग होगा तब भी रिएक्शन में आपका क्या होगा, लेस हो जाएगा, मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो लेस होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो डिस्कस करने चल रहे हैं कि इन स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास इस तरीके का क्या है कंपाउंड है, मान लीजिए हमारे पास हैलोइरिन्स है, तो अगर हम इसको SN1 के थ्रू अगर हम इसको क्या करें, रिएक्ट कराएं, तो SN1 में हम जानते हैं कि सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा फिनाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, या फिनाइल केटायन, ये फिनाइल केटायन की स्टेबिलिटी जो होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये कार्बन है वो कैसा, sp2 हाइब्रिडाइज है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ ज़्यादा होता है उस पर प्लस चार्ज को एग्जिस्ट करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए जो फिनाइल केटायन होता है वो लेस स्टेबल होता है, जबकि अगर आप सिंपल हैलो एल्केन्स का अगर रिएक्शन कराते हैं SN1 से, तो वैसे केस में आप देखेंगे कि ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी फिनाइल केटायन से ज़्यादा होता है। तो ये भी एक कारण होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स जो होता है लेस रिएक्टिविटी शो करता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग रिपल्सन्स की बात करते हैं। रिपल्सन्स में क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के चलते जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करेगा तो ये ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा, ये यहाँ पे रिपल्सन फील करेगा, ठीक है। जबकि इसमें अगर देखें तो यहाँ पे आप देखते हैं तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये इस पे आसानी से अटैक कर सकता है। तो ये रीजन है जिस रीजन के चलते आप बोल सकते हैं कि जो आपका हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन्स जो होते हैं दीज आर मोर रिएक्टिव देन हैलो एरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या रीज़न है जिससे जो हैलो एरीन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, किससे, हैलो एल्केन से टुवर्ड्स व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर लिया कि जो हैलो एल्केन्स हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं हैलो एरीन से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कुछ एडवर्स कंडीशंस में ये रिएक्शंस करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एप्लीकेशन है, देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है, कि
रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यानी अगर आपको इस बेंजीन रिंग से, ठीक है, इस Cl को अगर रिप्लेस करना है OH माइनस से, ठीक है, तो देखिए इस नॉर्मल कंडीशन में तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जब इसको अटैक करेगा तो ये रिपल्सन फील करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फील होगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स फील होने के चलते यहाँ से ये रिएक्शंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ कंडीशंस क्रिएट करते हैं, जैसे आप हाई टेम्परेचर देते हैं और हाई प्रेशर देते हैं और एसिडिक मीडियम यहाँ पे लेते हैं, तो वैसे कंडीशंस में ये रिएक्शंस पॉसिबल हो जाता है। यानी ऐसे केस में ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यहाँ से फिर ये जब बाहर निकलेगा तो ये Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके ये आपको क्या बना देगा, HCl बना के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले कंडीशंस में इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और हाई प्रेशर देना पड़ेगा। लेकिन हमें अगर इसके रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराना है, ठीक है, तो देखिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था SNAR रिएक्शंस। ठीक है, SNAR रिएक्शंस में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप बेंजीन रिंग में इस तरीके से ग्रुप को लगाइए कि जो वैसे ग्रुप को लगाइए जो ग्रुप क्या करे, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचे, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं तो वैसे केस में इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है टुवर्ड्स व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसी चीज़ को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि आप NO2 को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कंडीशंस याद रखिएगा कि ये EWG कहाँ होने चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, और एक दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा क्या शो करना चाहिए, -I इफेक्ट शो करना चाहिए। तो वैसे केस में ये रिएक्शंस हो जाता है, और ये हैलो एरिन्स के रिएक्टिविटी को क्या करते हैं जी, इंक्रीज कर देते हैं। तो आइए अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है क्लोरीन है, और इसके पैरा पोजीशन पे क्या है जी, NO2 ग्रुप है, और NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में यहाँ से क्या आएगा, OH माइनस आएगा, और ये OH माइनस इसको क्या करेगा, अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, 443। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने एक और ग्रुप अटैच कर दिया, अब आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। देख पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे आप EWG ग्रुप को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका हैलोइडिन्स का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से अब देखिए, आपने अगर 3 नाइट्रो ग्रुप ले लिया, ठीक है, अब इनको ऑर्थो एंड पैरा पे ही क्यों लेते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो सिंपल आप वाटर के साथ वार्म कर देते हैं, वैसे कंडीशंस में भी ये रिएक्शन हो जाता है, और इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड, दिस इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो हो रहा है कि -I इफेक्ट्स आने से यहाँ पे, या माइनस इलेक्ट्रॉन -I इफेक्ट बोलिए या -M इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए आप क्या देखेंगे कि जब यहाँ से O- जब इस पे अटैक करेगा तो ये जो है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब देखिए नेगेटिव चार्ज अगर वहाँ पे क्रिएट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं। तो देखिए फिर दूसरा अगर आप कराते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ क्रिएट हो रहा है, इसके पास, ये भी स्टेबल होगा। फिर आप यहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ करा रहे हैं, यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है
वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और इसको स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, EWG। ठीक है, यानी ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, देखिए इस रिएक्शंस में आपको कार्ब एनायन बनता है। क्या बनता है, कार्ब एनायन। और ये कार्ब एनायन क्या होता है, एज ए इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, और कार्ब एनायन को अगर स्टेबल करना है तो इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m इफेक्ट के, -I इफेक्ट के, ठीक है, -H इफेक्ट के। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे ये उतना ही स्टेबल होगा। और हम जानते हैं कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसी को यहाँ पे दिखाया गया है कि जब आप एक NO2 ग्रुप लेके चल रहे हैं तो रिएक्शन जो है ये आपका पहला स्टेप है। ठीक है, तो ये स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होता है यही स्टेप आपका RDS होता है। ठीक है, तो देखिए ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, फिर माइग्रेट करके यहाँ आया। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज, तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब सेकेंड कंडीशन जो होता है जिसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया है, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पे अटैक करता है और इसको बाहर निकाल देता है ऐसे। ठीक है, तो फिर आपको ये बन जाता है। ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे आपने देखा, ऑर्थो पे भी देखिए ये पहला स्टेप है, RDS है, स्लो है। ठीक है, और दूसरा स्टेप आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाता है। उसी तरीके से मेटा पोजीशन पे देखिए, तो मेटा पोजीशन पे भी आपका स्लो है, और नेक्स्ट में आप देखेंगे फिर फाइनली आपका। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, वो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स का ज़्यादा होगा, किससे, मेटा आइसोमर से, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे है और आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, ठीक है, तो वैसे केस में ऑर्थो एंड पैरा वाला का जो रिएक्टिविटी होगा वो ज़्यादा होगा, किससे, मेटा वाले से। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मेटा पे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन मेटा पोजीशन पे जो ये ग्रुप है ये -I इफेक्ट शो करेगा, जबकि ऑर्थो पे और पैरा पे ये क्या शो करता है, -M। और हम जानते हैं कि -M इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट होता है हाइपर कंजुगेशन और -I इफेक्ट के। तो ये कारण है कि यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं।